नमस्कार। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेना में करियर और सैनिक स्कूल की, जिसके साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है द ग्रेट इंडियन स्कूल से कर्नल रविंद्र कुमार वर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। रविंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत हम इसी से करते हैं, क्योंकि दर्शकों को ये बताइए कि द ग्रेट इंडियन स्कूल या फिर कहें सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले सारे देखने वाले दर्शकों का मैं धन्यवाद। सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट 1961 में हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर VK कृष्ण मेनन, ये उनका एक विजन था कि कुछ ऐसे स्कूल डेवलप किए जाएं जहां पे यंग एज से ही उस समय बॉयज़ के लिए कि वो सेना में भर्ती हो सकें, तो उनकी इस तरह से शिक्षा कराई जाए और इस तरह से सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई 1961 से। सबसे पहला सैनिक स्कूल था सैनिक स्कूल सतारा, और जहाँ से मैं पढ़ा हूँ सैनिक स्कूल रीवा, उसकी शुरुआत 1962 से हुई और उसी के तहत चलते हुए हमारे पास हमारे देश में पिछले 3 साल पहले तक सिर्फ 33 सैनिक स्कूल थे, हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड थे और बेस्ड ऑन पेरेंटल इनकम कुछ लोगों को हाफ फी या फुल फी भी देनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 3 सालों में एक ये सोच आई कि अगर इस तरह के सैनिक स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकें भारत के, तो शायद हम और भी यूथ को इसके लिए देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर सकें, उनके अंदर एक देश प्रेम जगा सकें। और इसके तहत ये पार्टनरशिप मोड में न्यू सैनिक स्कूल्स की शुरुआत हुई। तो उसी सिलसिले में एकेडमिक सत्र 2024-25 से द ग्रेट इंडिया स्कूल रायपुर, इसको भी सैनिक स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ है। बिल्कुल रविंद्र जी, आपने यहाँ पर न्यू सैनिक स्कूल का जिक्र किया। सोशल मीडिया पर हमने कई ऐसे पोस्ट देखे हैं, कह सकते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स इसे कह रहे थे कि नकली सैनिक स्कूल। इसे लेकर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से पोस्ट फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर? इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया की आजकल रीच इतनी बढ़ गई है, तो जो जिस तरह के कंटेंट देखना चाहता है वो सोशल मीडिया उनको उस तरह की कंटेंट दिखा रहा है। लेकिन ये जो सैनिक स्कूल्स हैं, ये भी उसी सैनिक स्कूल सोसाइटी के थ्रू ही गवर्न किए जाते हैं, जिसके थ्रू की नॉर्मल सैनिक स्कूल्स। तो आज की डेट में 33 पुराने सैनिक स्कूल्स हैं और जो नए सैनिक स्कूल्स हैं वो करीब 40 हैं। तो इनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और जो सैनिक स्कूल का करिकुलम है वो हमें भी फॉलो करना पड़ता है। सारे रिपोर्टिंग, सारी प्रोसीजर्स बिल्कुल वही हैं। बस ये है कि हमारे पास सरकार से या गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टेड इंस्ट्रक्टर्स नहीं आ सकते, वो हमारे खुद के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो इन सैनिक स्कूलों को आगे ले जाने के लिए अधिकतर सैनिक स्कूल्स ने एक्स सर्विसमैन, जैसे कि मैं हूँ, रिटायरमेंट के बाद और भी कई लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, जिनका काम बिल्कुल उसी लेवल पे एक सैनिक स्कूल में जिस तरह से शिक्षा पद्धति है, जिस तरह से एक एकेडमिक करिकुलम है, जिस तरह से एकेडमिक प्लस करिकुलम है, उसको भी हम सारा फॉलो करते हैं और उसकी मंथली रिपोर्टिंग हमको सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी को सबमिट करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, उसे भी आपने क्लियर किया। साथ ही ये तो हम समझ गए कि सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका उद्देश्य, इसका मकसद क्या है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, आज के समय की, तो आज के समय में सैनिक स्कूल की प्रासंगिकता क्या है, इनके बारे में जरा बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अधिकतर पेरेंट्स, मैं सबसे पहले पेरेंट्स पे आना चाहूँगा कि पेरेंट्स को लगता है कि शायद हम अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे सकते उनकी एजुकेशन के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए। तो वो देखते हैं एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल जहाँ पे बच्चे कुछ सीख सकें, थोड़ा मोबाइल से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, या जो अलग अलग तरह की जो आज की सामाजिक कुरीतियाँ जो आती जा रही हैं सिस्टम में, उससे थोड़ा दूर एक बच्चे को एक ऐसा शैक्षणिक माहौल मिल सके जहाँ पे बच्चा कुछ कर सके अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। तो बोर्डिंग स्कूल्स तो काफ़ी हैं, और लेकिन बोर्डिंग स्कूल्स, नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल्स और सैनिक स्कूल से फ़र्क ये है कि सैनिक स्कूल का मेन उद्देश्य ही ये है कि बच्चों को मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से और शैक्षणिक तौर से नेशनल डिफेंस एकेडमी या सेना में जाने के लिए प्रेरित किया जा सके, उनको तैयार किया जा सके। और इस दिशा में सबसे पहला कदम होता है डिसिप्लिन। तो
डिसिप्लिन की जो बात है वो हमें बहुत ही सख्त स्टैंडर्ड रखने पड़ते हैं। और फिर पहला स्टेज है डिसिप्लिन, और उसका सेकंड स्टेज आता है सेल्फ डिसिप्लिन, और फिर तीसरा स्टेज आता है कि हम उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे शायद एक नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल जो शायद अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बने हुए हैं, उनसे परे सैनिक स्कूल है जहाँ पर व्यवसाय एक उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य है आने वाली पीढ़ी को भारत के प्रति प्रेम जागृत करना, भारत के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए, और जो आगे चल के किसी भी फील्ड में, शायद सारे के सारे फौज में ना जा सके, लेकिन वो जिस फील्ड में भी रहें, देश भावना से प्रेरित होकर काम करें देश के विकास के लिए। ये उद्देश्य है सैनिक स्कूल का। बिल्कुल रविंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि ये स्कूल सिर्फ बच्चों को उनके करियर के लिए, सेना में भर्ती के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि फिजिकली मेंटली तैयार करता है, उन्हें आगे अपनी लाइफ कैसे जीनी है, या किसी भी फील्ड में अगर वो जाते हैं तो उन्हें अपने आप को कैसे तैयार करना है। अगर बात करें द ग्रेट इंडियन स्कूल की, तो इसकी कुछ विशेषताएं हमारे दर्शकों को बताइए। द ग्रेट इंडिया सैनिक स्कूल ये अपने तरह का, मैं कहूँगा पूरे भारत में शायद एक अकेला इस तरह का इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और परम विशिष्ट परमवीर चक्र विजेताओं को, द मार्टायर्स को एक समर्पित ये एक स्कूल है। हमारे स्कूल के लोगों में भी अगर आप देखें या उसमें, तक डेडिकेटेड टू द मार्टायर्स ऑफ इंडिया। हमारे स्कूल में सबसे पहले तो एक बाल शहीद गैलरी है जिसमें करीब 200 बाल शहीदों की फ़ोटोग्राफ, उनका जीवन विवरण पूरा लिखा हुआ है, और हर दिन बच्चों को कंपल्सरीली वो गैलरी से उनको उनका इंट्रोडक्शन होता है, उनके बारे में बताया जाता है। ये हर दिन हम एक एक शहीद के बारे में बताते हैं। दूसरा, ग्रेट इंडिया सैनिक स्कूल एक करीब 35 एकड़ में फैला हुआ हमारा एक स्कूल है, और इस स्कूल को शुरुआत करने के पीछे हमारे चेयरमैन आचार्य श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का एक उद्देश्य ये भी था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा सके कि वो किसी भी क्षेत्र में जो करना चाहते हैं उसमें वो तरक्की करें, उसमें बड़ा नाम करें, लेकिन सबसे पहले सर्वोपरि होना चाहिए देशभक्ति। सबसे पहले हमारा देश प्रेम, और उसके बाद ही बाकी सब कुछ। तो इस दिशा में सैनिक स्कूल के जो करिकुलम है उसको देखते हुए हमारे शायद सैनिक स्कूल का, द ग्रेट इंडिया सैनिक स्कूल का करिकुलम शायद थोड़ा सा टफ है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ हर दिन योग भी करना है, आपको मेडिटेशन भी करना है, और साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, और फिर सैनिक स्कूल के एडिशनल एकेडमिक प्लस करिकुलम जो है उसको भी फॉलो करना है। तो इसलिए द ग्रेट इंडिया सैनिक स्कूल बाकी स्कूलों से तो मैं कहूँगा कि हम बहुत आगे हैं। हाँ बिल्कुल रविंद्र जी, जैसे कि आपने कहा कि कुछ खासियत आपने बताई, विशेषताएं बताई, मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लग रही है कि जो हमारे आज के जो युवा हैं जो गलत रास्तों पर जा रहे हैं, उन्हें अगर सेफ रखना है, उनके पेरेंट्स जो है उन्हें अगर बच्चों को सेफ रास्ते पर ले जाना है, तो उनके लिए ये स्कूल सबसे बेस्ट है। मुझे अब तक ये एक्सपीरियंस लगा। रविंद्र जी, आपसे ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी सवाल है, अगर हम या फिर जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो द ग्रेट इंडियन स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, ज़रा उन्हें ये बताइए। जी, सैनिक स्कूल्स, चाहे वो पुराने सैनिक स्कूल हों या जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, इनमें एडमिशन का प्रोसेस जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTE के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही होता है। तो कंपल्सरीली सारे बच्चों को, जो भी सैनिक स्कूल में आने प्रवेश के इच्छुक हैं, उनको क्लास 6th में और क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो पहले इस एग्ज़ाम में अपीयर करें, उसको क्वालिफाई करें, क्वालिफाइंग मार्क्स वो भी अच्छे मार्क्स लेके आएँ। मेरिट काफ़ी मायने रखती है इसमें। और इसके बाद जब उनका अगर नाम मेरिट में आता है, तो फिर उसके बाद उनको जिस सैनिक स्कूल में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वहाँ वैकेंसी है, उनको कॉल आएगा और वो उस स्कूल को जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ही उसको सर्टिफाई किया गया है। करीब 12 से 13 पेज की इनकी मेडिकल रिपोर्ट बनती है, जिसमें सारे पहलुओं को चेक किया जाता है मेडिकल स्पेशलिस्ट टीम से।
और उसमें क्वालिफाई होने के बाद फिर वो एडमिशन ले सकते हैं इसमें। बिल्कुल रविंद्र जी, ये तो बात होगी एडमिशन के प्रोसेस की, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन है, या मैं कह सकती हूँ कि काफी बड़ा ये कंफ्यूजन है जो हम सभी के दिमाग में रहता है, जो आम जनता है उनके बीच में ये कंफ्यूजन है कि सैनिक स्कूल का जिक्र जब भी किया जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि सेना में जाने के लिए वो सैनिक स्कूल में जाना होता है, लेकिन हमने सुना है कि सैनिक स्कूल में और भी कई स्कोप हैं, कई फील्ड्स में बच्चे आगे जा सकते हैं। तो आप जरा ये बताइए कि सैनिक स्कूल में किन्हें एडमिशन लेना चाहिए, अगर सैनिक स्कूल में पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आगे उनके लिए कौन कौन से स्कोप हैं? सबसे पहले तो सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों से ज़्यादा मैं चाहता हूं कि जो अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा प्रेरित रहें। जो भी पेरेंट्स एक अपने बच्चे को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, वो अपने आत्मनिर्भर बने, और उसके लिए वो थोड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, कि अपने बच्चे से दूर रहने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को मोटिवेट होना पड़ता है, और उसके बाद आता है उनको अपने बच्चे को मोटिवेट करना कि अगर आप जाओगे ऐसे बोर्डिंग स्कूल में तो आपका क्या फ़ायदा। सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है जब वो बच्चा सैनिक स्कूल में आता है। सैनिक स्कूल में हम उसे जिस तरह की शिक्षा देते हैं, शिक्षा चाहे CBSE के किसी भी स्कूल में सेम करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा 24 घंटे वो बच्चा हमारी निगरानी में रहता है, और एकेडमिक प्लस करिकुलम इस तरह से बनाया गया है हर क्लास के लिए, जिससे कि धीरे धीरे करके हम उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं, उसके अंदर डिसिप्लिन, मॉरल्स, वैल्यूज़, एथिक्स, मिलिट्री लीडरशिप और इस तरह की कई क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं। और ये तो शायद हम सभी मानेंगे कि मिलिट्री लीडरशिप के लिए जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आप किसी भी कॉरपोरेट में, किसी भी बिजनेस वर्ल्ड में, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आप हर जगह उस मॉडल को आप अप्लाई कर सकते हैं। वो वैल्यू सेम ही रहेंगे, दैट इज़ इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड जो भी आप क्वालिटीज़ बोल लीजिए। तो बच्चा जो एक सैनिक स्कूल में आता है वो जब दिन रात यही चीज़ें सीख रहा है पढ़ाई के अलावा भी, और एक उस तरह के माहौल में रहना सीखता है जहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है। और सिमिलरली एक एकेडमिक के अलावा जिस तरह की जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ एक आज की डेट में किसी भी स्कूल में होती हैं, जैसे कि लाइक फिज़िक्स वाला की क्लास है वो हमारे स्कूल में चल रही है, रोबोटिक्स लैब है हमारे स्कूल में, उसके अलावा सारे मॉडर्न लैब्स हैं हमारे पास, और नेम ए थिंग जो कि एक नॉर्मल स्कूल से ज़्यादा जो होना चाहिए वो सारे हमारे पास हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, जैसे कि आपने कहा कि सैनिक स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था वो आपने पूरी तरीके से हमारे साथ क्लियर किया, क्योंकि जो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आप सिर्फ सेना में ही इसमें अपना करियर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कई सारे स्कोप है जिसमें वो जा सकते हैं, कई फील्ड है जिसमें वो आगे एंट्री कर सकते हैं। रविंद्र जी देखिए, आपका करियर भी बहुत लंबा रहा है, बहुत लंबा सफर आपने तय किया है, तो हमारे जो दर्शक हैं, जो युवा हैं, जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर वो सही जगह पर जाना चाहते लेकिन मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को एक सलाह देना चाहूँगा कि अपनी अधूरी इच्छाएं अपने बच्चों पर कभी मत थोपिए। बच्चों की जो छुपी हुई उनकी जो संभावना है उनके ऊपर, वो एक पेरेंट्स को डिसाइफर करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो भी आज की डेट में ऐसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स हैं जो आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि आपके बच्चे के अंदर, उसके अंदर क्या काबिलियत है या किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है। उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। देन देर आर कैरियर काउंसलर्स, कैरियर गाइडेंस, इस तरह की सारी फैसिलिटी आज के ज़माने में बहुत अच्छी हैं। तो बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बाय द टाइम आप 16 साल के होते हैं, आपका फोकस हो जाना चाहिए कि मैं किस किस फील्ड में अच्छा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी एक फील्ड को पकड़िए कि मुझे सिर्फ इंजीनियर बनना है, नहीं, आपके कम से कम 3 से 4, 5 एम होने चाहिए कि आपका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। जिस तरह हम फौज में बात करते हैं कि अगर हमने कहीं ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस हमको रखने पड़ते हैं कि अगर एक फेल हुआ तो हम दूसरे से कर सकते हैं, दूसरा फेल हुआ तो तीसरे। उसी तरह सारे बच्चों में बाय द एज ऑफ 16 यू शुड हैव योर प्रायोरिटीज़ क्लियर कि मुझे क्या क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। बाय द टाइम यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, आपको उस फील्ड की पढ़ाई करनी चाहिए या आप उस फील्ड में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, सो दैट बाय 24-25 आप उस फील्ड में एक जॉब में हो, एंड बाय 30 आई एम टेलिंग यू कि आपके पास आराम से 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में होंगे।
बिल्कुल, तो क्लियर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रविंद्र जी देखिए, अभी तक तो हमने बात की कि सैनिक स्कूल में और भी कई स्कोप है, कई फील्ड में आप जा सकते हैं, अपने जीवन को एक अच्छा लक्ष्य आप दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सेना में ही करियर की, तो जो स्टूडेंट्स है, जो युवा है, जो आगे चलकर सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो अपना कदम आगे बढ़ाएं, उन्हें ज़रा बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेना में जो हम सैनिक स्कूल के थ्रू बात कर रहे हैं, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री के लिए किया जाता है। तो एनडीए इज़ कि सेना में ऑफिसर बनने की दिशा में पहला कदम है। लोगों को शायद, स्पेशली मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ के युवाओं में, शायद वो अभी भी उतना वो नॉलेज नहीं है उनको कि फ़ौज में कैसे जाना है। उनको लगता है कि जो नॉर्मल रिक्रूटिंग होती है, जो कि एक सेना में सिपाही के लिए की रैंक की भर्ती के लिए होती है, उसके थ्रू ही हम जा सकते हैं। और कई अच्छे अच्छे युवा जो उन्होंने अच्छी पढ़ाई की हुई है, वो भी उस दिशा में चल पड़ते हैं। लेकिन जब एक बार फ़ौज में जब उनकी भर्ती हो जाती, तब उनको रियलाइज़ होता है कि हम तो सिपाही बन गए, शायद हम ऑफिसर बन सकते थे। लेकिन तब तक शायद लेट हो जाता है, या तो वो फ़ौज से निकलते हैं या फिर सेना में ही आगे चल के 5 साल के बाद उनको दोबारा मौका मिलता है। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल में हम एनडीए की तैयारी कराते हैं, जो कि हमारा बेसिक एम है। तो फ़ौज में जाने के लिए आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में ऑफिसर बनने की दिशा में पहला कदम आपको, जब आप 12th का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उस समय अगर आपने यूपीएससी में एनडीए के एग्ज़ाम के लिए सक्सेसफुल रहे हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट रूट। उसके बावजूद अगर आप वहाँ से नहीं हो सकते, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद फिर मौका मिलता है, जब आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आप आर्मी में आ सकते हैं। उसी तरह नेवल एकेडमी के एग्ज़ाम होते हैं, उसी तरह एयरफोर्स की एंट्री अलग, उसके अलग एफकैट एग्ज़ाम होता है, और इंडियन नेवल एकेडमी का एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बाद या इवन 12th के बाद इंजीनियरिंग लाइंस के लिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल रविंद्र जी देखिए, अक्सर हमने ये सुना है कि सेना में भर्ती होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, कई सारी चुनौतियां आती है जिनका सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि क्या क्या चुनौतियां आती है। तो जो युवा आगे जाना चाहते हैं, उन्हें ज़रा बताइए कि कौन कौन सी चुनौतियां इस बीच आ सकती है, जिन्हें डट कर उन्हें सामना करना पड़ेगा। जी, तो जो कि मेरा स्कोप है कि मैं सेना में ऑफिसर एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑफिसर एंट्री के लिए आपको ये पता है कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और यूपीएससी नाम से ही आपके दिमाग के अंदर घंटी बजनी चालू हो जानी चाहिए कि ये टफ एग्ज़ाम होता है। हर साल लाखों लोग, मतलब मैं सिर्फ एनडीए के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 5 लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, और टोटल सीट एनडीए की हैं करीब 415, जिसमें आज की डेट में पिछले 2 साल से गर्ल्स की एंट्री भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी चालू हो चुकी है। तो इवन गर्ल्स, इट इज़ नॉट ओनली फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, दे कैन अप्लाई फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो बिकॉज यू एज एन ऑफिसर लेवल, आपका एजुकेशन लेवल इट शुड बी एट अ क्लास 1 लेवल ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, एट सेम एट पार एज IAS, IPS एट्सेट्रा। दैट शुड बी योर बेसिक एजुकेशन। और उसके बाद जो यूनिक है हमारे फ़ौज की एंट्री के लिए, वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक तरह का इंटरव्यू है, जहां आपका नॉर्मल इंटरव्यू शायद आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। सेना के लिए इंटरव्यू आपका जो चलता है वो 5 दिन का प्रोसेस है। इस 5 दिन के प्रोसेस में आपकी साइकोलॉजी, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल, आपके हर जीवन के हर पहलू को वहाँ पर परखा जाता है। और अगर आप इन सारी चीज़ों में खरे उतरते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होता है फ़ौज में एक ऑफिसर बनने के लिए। तो ये चुनौतियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और अगर जिसने ठान लिया है कि मुझे ऑफिसर बनना है, देन उस बच्चे के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको शुरू से ही वो सपने देखने पड़ेंगे, अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ेगा कि अच्छा फ़ौज में जाकर ये हुए, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं विजुअलाइजेशन, मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। तो अगर आपने सोते, उठते, बैठते, खाते आपने वो सपने नहीं देखे, तो शायद आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बट तब भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ का इलाज है मेहनत। और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, तो तरक्की से और सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता।
बिल्कुल, तो एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, फिर आगे कोई भी चुनौतियां आपको टफ नहीं लगेंगी। रविंद्र जी, आगे भी मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। सैनिक स्कूल को या फिर कहें कि द ग्रेट इंडियन स्कूल को लेकर हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो एक बार जरूर दीजिए। मैं सारे उन पेरेंट्स को, उन छोटे बच्चों को जो शायद क्लास 5th में है या कम एज के कारण अभी क्लास 6 में ही है, बिकॉज सैनिक स्कूल की एंट्री 10 से 12 साल के बीच आप क्लास 6 में एंट्री ले सकते हैं, जो मोटिवेटेड हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप अच्छी तैयारी करें। और सिर्फ ग्रेट इंडिया सैनिक स्कूल नहीं, पूरे भारत में बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल हैं, और आप जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी आपको एडमिशन का मौका मिलता है, अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप ज़रूर जाएं। और अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो ज़रूर ग्रेट इंडिया सैनिक स्कूल को एक बार आप आएँ, देखें, खुद परखें, समझें और फिर एक फ़ैसला लें। और कोई भी सैनिक स्कूल बुरा नहीं है, ना कोई अच्छा है। सारे के सारे सैनिक स्कूल एक तय मापदंड को पार करके ही उनको नए सैनिक स्कूल का एक दर्जा मिला हुआ है। तो सारे सैनिक स्कूल और नए सैनिक स्कूल सभी बहुत अच्छे हैं। किसी भी सैनिक स्कूल में आप जाएंगे, आपको सेम करिकुलम मिलेगा, सेम ट्रेनिंग मिलेगी। तो हमारे दर्शकों को अंत में हम भी यही कहना चाहते हैं कि आप भी द ग्रेट इंडियन स्कूल में विजिट कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के करियर को अच्छा बनाने के लिए, उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अगर आप युवा हैं तो अपनी जीवन को एक लक्ष्य देने के लिए जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और अपना एक अच्छा करियर बनाइए। रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम गाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।